रासायनिक खाद या रासायनिक दवाई नहीं है, फिर भी मेरी फसल मेरे हिसाब से अच्छी है, क्योंकि जो जितनी बारिश हो रही है वो हिसाब से इसकी कंडीशन मेरे हिसाब से अच्छी है। और इसे सिर्फ वेस्ट डिकम्पोजर से ही सब ट्रीटमेंट जो है वेस्ट डिकम्पोजर आधारित या जैविक के हिसाब से की गई है। और मेरी हल्दी भी जो है वो भी काफी अच्छी है इस साल बारिश के मुकाबले। और जैसा कि हमने पहले भी बता चुका हूँ कि मैं वेस्ट डिकम्पोजर से अन्य तत्व भी बनाता हूँ, जो जैसा दालों के न्यूट्रिएंट है, पत्थरों का अर्क है, दशपर्णी अर्क है, निम्बुड़ी अर्क है। ये सारी चीजें हम बनाकर खुद ही, जैसा खर्चा जो है किसानों का आजकल काफी बढ़ गया है, उसे कम करना या किसान को इकोनॉमी के हिसाब से बचाना भी बहुत जरूरी है। वो काफी महत्व रखता है, क्योंकि जो भी दुकान पर जाकर दवाई लाना जो है वो आजकल काफी महंगा हो गया है। हजारों लाखों रुपए तक के जो खर्चा है वो किसानों का हो रहा है। और वो मुकाबले में जैसा अगर जैविक खेती करते हैं तो खर्चा भी आपका बहुत कम हो जाता है। ये मेरी हल्दी है। आप देख सकते हो कि इसमें जो ग्रीनरी है या इसकी बढ़वार है वो काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि कंटिन्यू बारिश है। अभी इसे लगभग 2 महीने होने आए हैं, लेकिन बारिश इतनी है कि इस साल कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं। जो अभी ड्रिप भी मेरा डालना बाकी है, क्योंकि बारिश की वजह से कुछ काम नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से काफी दिक्कत जा रही है। कंटिन्यू बारिश है, बीच में सिर्फ 4-5 दिन एक गैप दिया था बारिश ने, उतने में निदाई गुड़ाई हुई है, बाकी कुछ काम नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, ये कंटिन्यू ऐसा बारिश है, पानी इसमें जमा रहा है। और मेरा सभी किसान भाइयों से अपने ग्रुप के तो सभी किसानों को पता है कि अपन जैविक खेती कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि जो अपन अनाज लोगों को खिला रहे हैं या अपनी धरती माता को खराब कर रहे हैं, वो हिसाब से अपन को जरूरी है कि अपन जैविक खेती का मार्ग ले और अपना खर्चा कम करे। और मैं काफी किसानों को भी बताते रहता हूँ, लेकिन आजकल लोगों को थोड़ा सा ये सब चीजें करने में उनको दिक्कत जाती है, या फिर उन्हें करना नहीं होता है। सब इजी वाला सब चीजें उनको होना है, तो वो सब चीजें, ये थोड़ा जैविक खेती में मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए लोगों को वो थोड़ी दिक्कत जाती है, तो लोग करते नहीं है। और मेरा जो यूनिट है मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो वो वापस से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी और के कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि मैं ये पहले बता चुका हूँ, लेकिन कोई अगर नया होगा तो उसे मैं बताऊंगा। ये मेरा सब एक छोटा सा घर के घर यूनिट है, जैसा उसे बोलने में हरकत नहीं है। ये घोड़े की लीद है, बकरी की लेंडी है, उसके बाद में मुर्गी खाद है। इसको पोटली बांधकर इसमें डाला गया है। ये डिकम्पोजर है इसमें, और उसमें डिकम्पोजर में उसको बनाया गया है। ये दशपर्णी अर्क है। इसमें लगभग 12-13 प्रकार की पत्तियां हैं। इसमें ये पत्थरों का जूस है। इस टंकी में लगभग 70% पत्थर भरे हुए हैं। और ये लिंबूड़ी अर्क है। इसमें ये दालों का न्यूट्रिएंट, इसमें 3 प्रकार की दाल है, 3 प्रकार के तलनी है। उसके बाद में गेरू होता है, लोहा होता है, तांबा कॉपर होता है। और बरगद के पेड़ के नीचे की मट्टी होती है, थोड़ी सफेद मट्टी भी मैंने उसमें डाली है। उसके बाद में उसमें जो अपनी ये होती है राख, ऐश, वो भी उसमें डाली है। और ये बिल्व रसायन है, जिसमें जो बिल्व आते हैं उसके ये फल जो है उसमें डाले हुए हैं।
इसमें जैसा पोटैश अधिक मात्रा में होता है, और ये इसमें गुलेर, उम्बर, मराठी में हम उसे उम्बर बोलते हैं, ये उसका अर्क है, जो काफी पावरफुल टॉनिक के रूप में काम करता है। और ये सीजन में हर जगह मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसे। और ये अपना ऑलिव वेरा का जूस है, ऑलिव वेरा और सहजन की पत्ती, ये इसमें है। तो ये भी काफी जबरदस्त दवाई बनती है, या कीटनाशक भी है, और टॉनिक का भी काम करता है। और ये मेरी डिकम्पोजर की टंकी है, लगभग 6000 लीटर है। एक में ये छोटे टंकियों में जो छाछ होती है अपनी, उसमें तांबे का बर्तन डालकर उसको ये किया गया है, ताम्र ताक जैसा मराठी में हम उसे बोलते हैं। और ये मेरा पशुधन है। ये मेरा पशुधन है। और ये जैसा गोमूत्र जो होता है, वो थोड़ा जैसा पकड़ने में हर वक्त पॉसिबल नहीं होता, तो हमने इसे एक सिस्टम बना रखा है। यहाँ से ये जब सब ये इधर आ जाता है नाली में, और ये कैन में इसमें इधर जमा हो जाता है, ये कैन में ऐसा इसमें जमा हो जाता है सब। धन्यवाद। कोई किसी के सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। ओम। धन्यवाद आदरणीय सागर जी। आपकी स्टोरी, आपकी सफलता की कहानी हमारे विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने बनाई है। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि आदरणीय हमारे नीलकंठ सावले जी आप आए और आदरणीय सागर भाई जी के बारे में, या अपने साथ जो भी हमारे वैज्ञानिक भाई रहे हैं, वो आपके बारे में सदन को अवगत कराने का कष्ट करें। ओम। धन्यवाद मुनिलाल भाई जी, धन्यवाद सागर भाऊ, क्योंकि सागर भाऊ ने बहुत ही बहुत अनोखा एक प्रयोग किया है कि जो पत्थर, अलग अलग पत्थर होते हैं। तो सागर भाई से मेरा अनुरोध है कि आप जो ये खेती कर रहे जैविक, कितने साल से कर रहे हैं, और इस बारे में, पत्थर के बारे में, और ये ताम्र ताक होता है, ये इस थोड़ा सा सविस्तर, क्योंकि सदन में नए लोग भी जुड़े हैं, तो इससे भी इसकी कहानी सभी विस्तृत स्वरूप से थोड़ा मालूम होना चाहिए। आपकी हल्दी, उसका ब्रांड, ये जो सब मार्केटिंग तक आप थोड़ा बताने का कष्ट करें आदरणीय सागर भाऊ रावड़े जी। ठीक है। मैं लगभग 6 साल मुझे होने आए, अभी मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। 16-17 से 2016-17 से मैंने चालू किया था। तो जैसा मैंने शुरुआत तो मेरे जैसा था कि भाई मेरा खर्चा बहुत हो रहा था, जो केमिकल खेती जो कर रहा था मैं, तो वो खर्चे में मुझे जैसा एवरेज तो मिल रहा था, लेकिन जब फाइनेंशियली जब चेक किया जाए, डायरी चेक कर रहे तो खर्चा बहुत हो रहा है, और आमदनी उसमें से वो मुकाबले कम हो रही थी, क्योंकि खर्चा काफी बढ़ गया था। तो हमारे एक मित्र है जिन्होंने फिर मुझे ये जीवामृत का वगैरह बताया, तो मैंने फिर वो शुरू किया। लेकिन मुझे थोड़ा सा वो खेती ज्यादा होने की वजह से मैं वो पूरा कर नहीं पा रहा था, मुझे दिक्कत हो रही थी। तो मुझे वेस्ट डिकम्पोजर का पता चला, तो मैंने डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी के कुछ वीडियोस वगैरह देखे, और वो वेस्ट डिकम्पोजर का जो उसका जो कल्चर है वो लेके आ गया। और मैंने शुरू किया, कुछ पहले 1-1.5 एकड़ की हल्दी थी मेरी, उस पे मैंने उसको स्टार्ट किया। तो मुझे पहले स्प्रे में ही उसका जो चेंज है कलर वगैरह, तो वो मुझे काफी उसके चेंजेस नजर आने लगे। तो फिर मैंने मेरी 4 एकड़ पूरी हल्दी थी, उस पर पूरा उसका अप्लाई किया, तो मुझे बहुत चेंजेस लगे। और कुछ दिनों के बाद में उसमें वायरस आ गया, जो हम मराठी में उसको करपा बोलते हैं, फंगल वायरस। तो उसके फिर जो मैंने स्प्रे किया था, तो मेरे 2-3 स्प्रे तब तक के हो गए थे जब तक के वायरस आ गया था।
तो आजू बाजू के या मेरे जो जानने पहचानने वाले किसान है उनको वो बार बार मुझे पूछ रहे हैं कि भाई तेरे हल्दी पे तो वायरस या जैसा करपा नहीं है, कुछ भी है, तो क्या कारण है। तो मुझे भी थोड़ा अचंभा हुआ कि साला सही में अपन ने दवाई तो कुछ भी नहीं डाले, फिर भी अपना क्रॉप इतना हेल्दी और स्ट्रांग कैसा क्या रह गया। लोगों ने इतनी महंगी महंगी दवाई डाले, फिर भी उनका क्रॉप खराब हो गया। तो फिर मैंने जैसा थोड़ा सा और उसमें वीडियोस देखे उनके, तो उन्होंने बताया कि भाई इसमें सारी चीजें हैं, जैसा एनपीके है, न्यूट्रिएंट्स है, सुडोमोनास है। तो वो सारे चीजें उन्हें सुडोमोनास होने की वजह से शायद उन्होंने कि जैसा वो उसने फंगस को आने नहीं दिया। तो फिर मेरा विश्वास उस पर 100% हो गया। तो मैंने पहले साल तो मैंने उसको खाद जैसा 2016 में खाद तो दे चुका था, और दवाई फिर मैंने नहीं डाला उसके बाद में केमिकल, क्योंकि मुझे इसके रिजल्ट मिलने लग गए थे। तो फिर धीरे धीरे उसमें से और थोड़ा सा उसका थोड़ा ज्ञान लिया और थोड़ा और मालूमात करके नेक्स्ट ईयर उसको मैंने जो खाद की जो मात्रा होती है उसको आधे पे लेके आ गया। आधे पे लेके आने से जो खर्चा था तो पहले साल में ही काफी, यार यार ये तो बहुत बढ़िया है, और क्रॉप भी उससे आधा खाद देने के बावजूद भी फसल जो है वो बहुत अच्छी थी, और यील्ड भी बहुत अच्छा आया। तो फिर नेक्स्ट ईयर तो मैंने पूरा ही खाद बिल्कुल टोटली बंद कर दिया कि मैं नहीं, अपना कुछ नहीं इससे रुकने वाला, तो अपन पूरा ये करते हैं। फिर बाकी की जो सारी निविष्ठा है वो भी उसके साथ साथ में बना लिए। और जो उसमें खास तौर के जो पत्थरों का जूस है, जैसा अपने शास्त्रों में भी बताया गया है कि अपने जमीन में या अपने इसमें पूरे 108 प्रकार के और भी कुछ हो सकते हैं उससे ज्यादा भी, तो वो सारे तत्व एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स बोलिए, वो सारे अपने जमीन में मिट्टी में होते हैं। तो जो डॉक्टर चंद्रा जी ने बताया कि भाई जो पत्थरों का जूस है आप बनाओ और उसका आप लगातार यूज करो। तो मैंने उसे बनाया, और शुरुआत में कुछ इस पे ही मैंने उसका स्प्रे लिया। तो उसमें भी फिर जो फसल की जो और ग्रीनरी थी या उसमें और जो तजेलापन था वो और दिखने लगा। तो मैंने फिर योगायोग से मेरी डॉक्टर कृष्णा चंद्रा जी से भी बात हुई, तो उन्होंने मुझे और उसमें से डीपली समझाया कि भाई इसमें सारे एलिमेंट्स है, तो आप इसका जितना ज्यादा मात्रा में यूज करोगे तो उसका आपको सारे जैसा फूल लगने की अवस्था होगी, फिर भी उसमें आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। वैसा डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर में सब लगभग सभी है, लेकिन इसके साथ में ये भी आपको बहुत अच्छे से उसमें सपोर्ट करेगा। दालों के न्यूट्रिएंट है, तो हर चीज हर जगह आप अपना काम करती है। तो पत्थरों के जूस में जैसा उसमें फास्फोरस भी मात्रा काफी होती है, तो उसके वजह से फूल आपके अच्छे लगते हैं। पोटैश भी है, जैसा काला पत्थर वगैरह, तो उसमें पोटैश है, तो वो भी आपके फसल के दाने की बढ़वार में या उसके साइज फल बढ़ाने में उसको आपकी काफी मदद करता है। उसके बाद में फिर उसके रिजल्ट काफी अच्छे मिलने लग गए। फिर स्प्रे में भी जमीन में भी देना चालू हो गया, तो उसके रिजल्ट। और आप मेरे ख्याल से अभी मेरी हल्दी देखो, ये इसे कुछ भी नहीं दिया गया है जैसा केमिकली। उसको शुरुआत में 500 लीटर एक एकड़ के लिए डिकम्पोजर छोड़ा गया है, तो इसका अभी जैसा ग्रीनरी या तजेलापन है आप देख सकते हो। और इसमें सब जो पत्थरों का जूस है उसमें जो भी नेचुरली जो भी पत्थर होता है, जो जिसका कलर पत्थर का अलग हो जाए, आप 2-4 किलो जो भी आपको मिल जाए वो लेके आए। उसको थोड़े से टुकड़े करके उसको आप टंकी में डाल दो, नीचे से एक कॉक लगा लो या टोटी लगा लो, उसमें से आप उसको निकालते रहो। एक 15 दिन, कम से कम 15 दिन आपको उसमें रखना है। डिकम्पोजर जो बना हुआ डिकम्पोजर है, कम से कम 7 दिन वाला, जितना पुराना हो उतना और अच्छा। तो उसको आपको 15 दिन से 21 दिन तक के रखना है, और आपका वो लीच आउट हो जाएगा। उसके बाद में आप जैसा उसमें से आपने 50 लीटर निकाल लिए, फिर से उसमें डिकम्पोजर डाल दिया, ये ऐसा उसका साइकिल आपको चलता रहेगा, और आपको उसमें से आपकी दवाई मिलती रहेगी। तो ये चीजें जैसा है कि आपको एकदम से, जैसा अभी मेरा तो धूपकाले के स्टार्ट में मेरा ये प्रोसेस शुरू कर देता हूँ मैं। ये पत्थरों वाला तो कंटिन्यू चालू रहता है, लेकिन बाकी जैसे दालों के न्यूट्रिएंट हो गए या दशपर्णी हो गया, ये मैं मई के लास्ट वीक में कर लेता हूँ, क्योंकि फिर आगे जब अपने खेती के काम चालू हो जाते हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता है। और इसे बहुत ज्यादा ऐसा कुछ टाइम की जरूरत नहीं है। जैसा दालों के न्यूट्रिएंट है वो सारी दालें, और जैसा तलहनी है, जैसा राई हो गया, सरसों, तिल्ली, सोयाबीन, ये तेल वाली चीजें है, ये सब जैसा एक में डाल के पिसा के लेके आ जाओ,
वो तो आप आपके जो चक्की होती है उस पे से आप पिसा के ला सकते हैं। और फिर उसको डाल दिए तो कोई बड़ी ज्यादा ज्यादा टाइम वाला नहीं है। और आपके उसमें से एक बार डाल दिए तो 3-4 टंकियां उसमें से आपको मिलने वाली है। एक बार डाल दिया और आपका हो गया ऐसा नहीं है, वो निकाल लिए तो ऐसा वापस से नहीं बना सकते ऐसा नहीं। 3-4 बार आप उसका यूज कर सकते हो। 10 परनी के भी वैसा ही है। 10 परनी के भी आप सीजन शुरू होने से पहले जितनी भी पत्तियां मिलती है आप जमा कर लो। मैं तो उसको मिक्सर से निकाल के डाल देता हूँ, क्योंकि फिर टंकी में ज्यादा क्वांटिटी के ज्यादा मात्रा में उसके आपकी पत्तियां बैठ जाती है। अगर आप डायरेक्ट पत्तियां डाल दो तो वो फिर उसका जो वजन है वो कम मात्रा में आपकी पत्तियां बैठेगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको मेहनत करके या थोड़ा सा उसमें टाइम जाता है, लेकिन वो मिक्सी से अगर उसको बारीक कर लो तो वो मात्रा आपकी काफी उसमें ज्यादा बैठ जाती है। और जो ताम्र ताक का है तो उसमें वैसा एक्चुअली बताया जाए तो उसमें गाय का दूध का जो छाछ बनता है उससे बोला गया है। लेकिन वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं कुछ गाय का है और ज्यादातर भैंस का उसमें दूध है, सॉरी छाछ है, तो वो मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। लगभग साल भर का भी पूरा मेरा उससे ज्यादा टाइम हो गया है। और उसमें मैंने तांबे की जो ये होती है चीज है या पट्टी है उसमें बना के मैंने उसमें डाला हूँ। तो वो जो ताम्रताक है आपके लिए तीनों चीजें से तीनों एंगल से काम करता है। जैसे कि आपका कीटनाशक का भी काम करता है, नत्र का भी काम करता है, और फंगिसाइड का भी आपका ये काम करता है। तो वो जो चीज है वो भी काफी अच्छी है। जैसा वेस्ट डिकम्पोजर में या जैविक में हर हर निविष्ठा आपका हर टाइप का काम करती है। तो ये भी उसी टाइप में है, जैसा कि आपको उसको ताम्रताक देने की वजह से जो आपका यूरिया की पूर्ति उसमें अच्छी तरह से हो जाती है। उसके बाद में आपको जैसा कोई फंगस हो तो वो फंगस को भी अच्छे से कंट्रोल करती है, या रूट्स में लगने वाली जो फंगस है उसे भी अच्छी तरह कंट्रोल करती है। तो ये सारी चीजें मुझे अपने मेरे जो फसल्स होती है रेगुलर फसल्स है तो उसमें काफी रिजल्ट मिल रहा है। तो मुझे कोई ऐसी फिलहाल तो कोई ऐसी 6 साल में ऐसी की दिक्कत नहीं आ रही है कि भाई अपन जैविक खेती कर रहे हैं तो उसमें अपना लॉस हो गया या उसमें अपने को यील्ड नहीं मिल रहा है। और ये 2 साल से तो बारिश भी ज्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी कंडीशन काफी अच्छी है। जमीन में काफी पोलापन आ गया है, वो तो जैविक में आ ही जाता है। केचुए काफी मात्रा में बन रहे हैं, इसलिए जो पानी में जमीन में जो पानी बन रहा है जो जमा होता है वो जमा नहीं हो रहा है, वो जल्दी से निकल जाता है। बारिश इस साल बहुत ज्यादा है, शुरुआत से ही काफी मात्रा में बारिश है। अब ये देखिए, ये ऐसा पूरा जमीन में इतना ये आ गया पोलापन, ये पूरा यानी कि ऐसा जमीन ऐसे नरम एकदम से हो गई है। ये देखिए, ये केचुए के ये होल भी है जिसमें से जैसा केचुए अंदर बाहर होते रहते हैं। तो वो अपना काम करते हैं, अपन अपना काम कर रहे हैं। जी धन्यवाद। और किसी का सवाल हो तो पूछे। जी ओम, जी ओम। जी सर ये बताइए, आपको जो है दलहन, तिलहन और रवि जी में मतलब आपको सबसे ज्यादा फायदा किस में दिखता है? जी, फायदा तो देखिए अभी अपन जैसा कोई नई चीज लेते हैं तो मैं उसको शुरुआत में अकेला उसको एक अलग से उसमें ट्राई करता हूँ। बाकी तो फिर सारी निविष्ठा आगे पीछे, कभी ये निविष्ठा कभी वो निविष्ठा, तो ये सारे पूरे फसल के उसके इसमें जो काले काल है उसका, तो उसमें अपन अल्टरनेट सारी जो दवाइयाँ एक ही नहीं लेते हैं, सारी लेते हैं। क्योंकि कब कब कौन सी चीज काम कर जाए पता नहीं, और उसकी राह कौन देखे कि भाई ये इसका ये है। तो जैसा अपना हर स्प्रे होगा उसमें दो दो तीन निविष्ठा ये ले ले, 2-3 निविष्ठा वो ले ले, तो 4-5 स्प्रे में अलग अलग से निविष्ठा, या जैसा शुरुआत में जैसा अभी यंती के जैसा रासायनिक भाषा में बताया जाए तो नत्र स्फुरद और पलाश, तो वो जैसा जो मुर्गी खाद वगैरह से बना है वो उसका यूज करते हैं। फिर न्यूट्रिएंट है, निम्बुली अर्क है, ये पहले इसमें अपन ले लेते हैं। फिर बाद में दूसरे स्प्रे में दशपर्णी वगैरह, या फिर बिलवार्क है, थोड़ा सा पोटैश भी है उसमें, मैग्नीशियम भी होता है ऐसा बोलते हैं। तो वो अल्टरनेट ऐसे हम लेते हैं। तो एक स्पेशली एक चीज से ऐसा बहुत अच्छा एकदम से नहीं बोल पाऊंगा, सारी चीजें ही अच्छी है कि मेरे पास में जो मुझे अच्छा लगा मैंने वही निविष्ठा उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी 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 ओम, मेरा प्रश्न ऐसा था कि लोग ये हाँ। कहते हैं, मतलब सुना है कि हम्म दलहन में
जैविक में उत्पादन बहुत अच्छा आ जाता है, परंतु गेहूं में वो उत्पादन नहीं आता है। मेरा प्रश्न ये था कि आपके अनुभव क्या है? नहीं, उत्पादन तो देखिए मेरा तो नहीं कम हुआ है। मैं वो 100% मेरा उत्पादन जो है वो वही है, या फिर उससे ज्यादा भी आ रहा है। और जैसा गेहूं में जो बोल रहे हैं आप, तो वो मैं फिर से वही कि जैसा सारी चीजें हम अल्टरनेट उसमें लेते हैं। जैसा पत्थरों का है तो पत्थरों को आप में आपको उसमें स्टार्ट से भी आप लेते हो तो बढ़वार का काम बढ़वार में वो करेगा। फिर बाद में उसमें जो भी न्यूट्रिएंट, और 108 जैसा हर पत्थर में अपनी अपनी एक अलग कोई न्यूट्रिएंट या कोई एलिमेंट्स है। तो वो हिसाब से, और जो कलर चिकित्सा, रंग चिकित्सा जो अपने शास्त्र में है, आयुर्वेद शास्त्र में वगैरह, तो वो भी उसमें काम करता है। तो वो सारी चीजें आपको उसमें जैसा मिल जाएगी। जैसा रंग चिकित्सा हो गया, या अपने ग्रह का जो कलर्स है वो उसमें आ गए, तो वो सारी चीजें मेरे हिसाब से जो अपने शास्त्र में बताए गए वो अपनी अपनी जगह अपने अपने काम करते हैं। तो जैसा पत्थरों का है तो वो भी आपको सारी चीजें उसमें सभी सभी चीजें एक इसमें मिल जाएगी आपको। ऐसा वो ऐसी एक निविष्ठा है। और जैसा दलहन वाला जो है, तो वो न्यूट्रिएंट है, तो उसमें आपको जो गिने चुने जो 15-16 जो न्यूट्रिएंट्स है शायद वो आपको उसमें मिल जाए। तो ये सारी चीजें, और जैसा हर स्प्रे में या जमीन में से जैसा ज्यादातर मात्रा आपको नहीं लगती है न्यूट्रिएंट्स की। ये मेरे ख्याल से 3-3.5% कुछ बोला गया है कि वही उतनी लगती है आपको। बाकी सारी चीजें एक तो आपके हवा में जमीन में सब उपलब्ध है। तो ऐसा मेरा मानना है, या जो मैंने जिनसे भी सीखा पढ़ा है तो वो उसमें ऐसा बताते हैं। जी। जी, इन पत्थरों को तोड़ना पड़ता है क्या? थोड़ा बहुत या तोड़ सकते हो आप। जैसे हमारे यहाँ नर्मदा नदी में बहुत अलग अलग रंग के पत्थर मिलते हैं, या गोल पत्थर मिलते हैं, तो इनको ऐसे ही डालें या इनको जी तोड़ जी, के डालें? नहीं वैसा भी डाल सकते हो आप। जैसा जैसा एक मान लीजिए कि एक पत्थर है और उसके 4 टुकड़े हो गए, तो आपको सरफेस उसका ज्यादा मिलेगा। एक ही पत्थर है तो उसमें से 4 साइड से उसको उसमें से लीच होगा। लेकिन आप उसके टुकड़े करोगे तो वो 4 के जगह 12 या 16 टाइप में उसको आपको, यानी कि उसके लीचिंग होगा वो। तो इसलिए अगर फोड़ सके तो फोड़ो, नहीं फोड़ सके तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। या फिर छोटे छोटे पत्थर ले लो। 100 लीटर जी पानी में पत्थरों की मात्रा कितनी होनी चाहिए? जी, पानी नहीं लेना है इसमें। वेस्ट डिकम्पोजर जो बना है कम से हाँ कम 7 दिन वाला, वो लेना है आपको। पानी हाँ, नहीं वो लेना है, पानी से नहीं होगा। बेस्ट टेम्परेचर मान लो 200 लीटर बना, 150 लीटर बना है, तो उसमें हाँ, कितने पत्थर डालना चाहिए? आप तो जितने चाहे उतने डाल सकते हो, पूरी टंकी भी भर सकते हो, क्योंकि पत्थरों के बीच में आपका जो पानी है या डिकम्पोजर है वो उसमें बैठने वाला है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको पत्थर कितने मिलते हैं और कितने आप उसको डालना चाहते हो। अभी मेरा 70% मैंने भर रखा है। तो आप उसको उतना, जैसा आपको फिर उसमें पानी भी, डिकम्पोजर भी उसमें बैठना चाहिए, इसलिए फिर मैंने 70% रखा है। तो उसमें पत्थरों के बीच में भी काफी निकल जाता है। लगभग 200 लीटर में 100 लीटर, 70% भरने के बाद में भी लगभग 100 लीटर डिकम्पोजर उसमें से दवाई निकल जाती है आपकी। जी जी, ओम धन्यवाद सर। जी जी। ओम सागर भाई जी ओम, मेरी आप आवाज पहुंच रही होगी? जी सर। बोलिए दिनेश भाई जी बोलिए। हाँ, जी हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है भाई साहब? जी जी सर, आ रही है हाँ आवाज। जी जी। जी जी जी, बढ़िया। हाँ, तो मैं असल में ये कहना चाह रहा था आदरणीय सभी सदस्यों को कि पिछली बार हमने आदरणीय सागर रावले जी से बात करी थी। तो सागर रावले जी बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं, और जो पत्थरों का अर्क वाला कार्य है ये तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही करिश्माई कार्य है। इन्होंने हमें बताया था कि जो वेस्ट डिकम्पोजर है वो एक तरह से औषधि का कार्य भी करता है। अभी जैसे कि वो बता रहे थे कि किस तरह से वो उसका यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बात ये भी बताई थी कि जब उनका एक बैल बीमार हो गया था और वो खाना नहीं खा रहा था, तो वो डॉक्टर्स के पास ले गए, डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर ने कहा इसका तो कुछ नहीं हो सकता। तब इन्होंने क्या किया कि उसको कुछ खुराक वेस्ट डिकम्पोजर की दी पानी के साथ मिला करके। और वो बताते हैं, यानी आप रावले जी बताते हैं कि 2 हफ्ते में ही बैल एक सामान्य स्थिति में आ गया और अपना भोजन करने लगा।
यानी पहले वो भोजन नहीं कर रहा था, बीमार था, अब भोजन करने लगा 2 हफ्ते के भीतर, और वो काफी अच्छा स्वस्थ हो गया। और साथ में आपने ये भी कहा था कि जो बालों से जो झड़ने की, जो बालों की झड़ने की, खुश्की होने की, डैंड्रफ होने की समस्या है, इससे भी आपने देखा कि वेस्ट डिकम्पोजर से निजात मिली है। यानी ये एक करिश्माई लिक्विड आप वेस्ट डिकम्पोजर से बना देते हैं। और सदन की आज्ञा हो और मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो मैं कुछ बिंदु और पढ़ना चाहूंगा आदरणीय सागर रावले जी के बारे में। जी जी दिनेश जी, आपने जो आदरणीय सागर रावले जी से जो पाया है, जो चर्चाएं हुई, संवाद हुआ, उसको जरूर बताने का कष्ट करें। जी जी, धन्यवाद आदरणीय। और ये जो हमारे युवा किसान हैं, बहुत ही उत्साही किसान हैं, और जब इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि इनके जनपद के रवि मासेतवार जी हैं, जो जैविक खेती बहुत समय से कर रहे थे। इन्हीं से इनको प्रेरणा मिली है कि वे जैविक खेती करें। और अभी आपने जैसे बताया कि 2017 से आपने ये कार्य शुरू किया, और बाद में डॉक्टर कृष्ण चंद्र जी के आप संपर्क में आए, और फिर 2019 से आपने जो रासायनिक खादों को डालना पूरी तरह से बंद किया है। आपका ये मानना है कि एक किसान वेस्ट डिकम्पोजर की मदद से बेहतर जैविक खेती कर सकता है। जैविक खेती करने में प्रति साल आप 2 लाख रुपए की बचत कर पा रहे हैं, आपने ये भी बताया था। जो कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर पहले लग जाते थे, वो बचत आप कर रहे हैं। आपने एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बताई थी, जो कि घर से ही शुरू होती है, कि मैंने अपने चचेरे भाई की दुकान से जो रासायनिक खाद और बीज खरीदना बंद कर दिया था, जिसके कारण वो नाराज हो रहा था कि क्यों नहीं खरीद रहे हो। और इधर जब इन्होंने जैविक खेती के अच्छे परिणाम देखे तो दूसरे किसान भी प्राकृतिक खेती, यानी इस जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए तैयार हुए और रसायनों को बंद करने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। आपने जब बताया था कि जो भूमि का उपयोग कैसे कर रहे हैं, फसल चक्र कैसा है, तो रावली जी ने बताया कि उनके पास 8.9 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें वो 6 या 6.5 हेक्टेयर पर फसलें उगा रहे हैं। वो खरीफ में जो तुअर, सोयाबीन, हल्दी, और रबी के मौसम में चना और गेहूं की खेती करते हैं। रबी के मौसम में चिया की फसल भी आप लेते हैं। चिया जो कि मिंट परिवार का एक सदस्य है, एक वनस्पति है। इसके बीजों से ओमेगा 3 मिलता है, फैटी एसिड मिलता है, जो कि दिल की बीमारियों में बड़ा कामगार होता है। और जो फसल जो ऋण, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग रही, जो कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका सदुपयोग करने की बात में से एक बात आती है कि जो ऋण की व्यवस्था है, सागर रावले जी के मुताबिक वो हर फसली मौसम में 6% ब्याज पर 3.5 रुपए का ऋण लेते हैं। यह ऋण उन्हें खेत की जोत के आधार पर मिलता है, और जो फसल बीमा की तर्ज पर यह ऋण किसान को हर साल मार्च से पहले लौटाना होता है, ताकि चक्रवृद्धि ब्याज से बचा जा सके। यानी जो लोन मिलता है, आप उसका बहुत ही खूबसूरती से प्रयोग करते हैं, और जो चक्रवृद्धि ब्याज से भी बच जाते हैं, समय पर आप वो ऋण वापस जमा भी कर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम, अगर कोई सहायता मिल रही है, उसका भी हम सदुपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक मानव शक्ति की बात है, श्रम की बात है, लेबर की बात है, तो आपने ये बताया था कि उनके भाई जो आजीविका, जो आपकी आजीविका खेती पर निर्भर है, और उनकी खेती, जो आपके भाई हैं उनकी भी आजीविका है खेती पर निर्भर, और उनके खेत में 2 महिलाएं स्थायी रूप से कार्य कर रही हैं। इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा आपने जो बीज बुआई, फसल कटाई और भंडारण तक की जो सारी विधियां, अधिक मजदूरों को लगाना पड़ता है। और इधर आपने ये भी बताया था कि जो मजदूरी का दर आपके यहाँ है 150 से 200 रुपया है, और आप जो रखते हैं एक राइडर है आपके पास, बेड मेकर यंत्र है, और ट्रैक्टर है। इस तरह से मशीनरी का भी आप अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। और खत पर पतवार जो है, वीड्स का जो नियंत्रण है, वो आपने साइकिल वीडर की सहायता से करते हैं। और वह फसलों की मंडाई के लिए थ्रेसर जो है आप किराए पे लेते हैं। आपने, सागर रावली जी ने, एक ऐसी साइकिल को भी यूज किया है जो स्प्रे मशीन उससे चलाई जाती है, और जो कम समय पर 90 लीटर तरल जो खाद होती है, और जो जैविक कीटनाशक का जो छिड़काव उससे किया जा सकता है।
इससे छिड़काव करने पर आपका जो मजदूरी में लगने वाला खर्चा है वो कम हो जाता है। और जो सागर जी का ये यंत्र है, इसके लिए लुधियाना विश्वविद्यालय ने इन्हें सम्मानित भी किया है, इस साइकिल स्प्रे मशीन के लिए। जहां तक सिंचाई की बात है तो श्री रावले जी कहते हैं कि उनके पास एक कुआं, एक नलकूप और एक नलकूप है। उनका एक साल का जो बिजली का बिल है वो 15,000 रुपये आता है लगभग। और वह अपनी जो फसल है सिंचाई नहर के पानी से भी करते हैं, फसलों की सिंचाई नहर के पानी से भी करते हैं। मेरी आवाज अगर आप तक मिल रही हो तो भूमि की उर्वरता, सागर रावले जी ने बताया था कि जो पशुओं के गोबर से जो वेस्ट डिकम्पोजर की सहायता से 2 महीने में जैविक खाद आप तैयार कर लेते हैं। और आपके द्वारा यह खाद परंपरागत तौर पर दी जाती है। खाद की मात्रा खेतों की मिट्टी को ध्यान में रखकर दी जाती है और फसलों को प्रत्येक सिंचाई पर वेस्ट डिकम्पोजर दिया जाता है। यह फसलों के लिए सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति हेतु पत्थरों का अर्क भी, जो अभी आपने बात करी, उसका उपयोग करते हैं। और अलग अलग तरह के जो रंगीन पत्थर है उसका वो इकट्ठा करके एक ड्रम में आप डालते हैं, जिसमें डिकम्पोजर मिलाकर 21 दिन में पत्थरों का अर्क आप तैयार कर लेते हैं। ड्रम में पहले दिन से 21वें दिन तक हर दिन छड़ी की मदद से इस अर्क को घड़ी की सुइयों की दिशा में 5 मिनट तक आप घुमाते हैं प्रत्येक दिन। और इस अर्क में पानी और वेस्ट डिकम्पोजर मिलाकर फसलों को दे दिया जाता है। पूरे फसल चक्र में यह अर्क कुल 5 बार फसलों को आप देते हैं। नाइट्रोजन की कमी के कारण जब फसल की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं तो सागर रावले भाई साहब जो है तांबे से शोधित छाछ का छिड़काव पौधों पर करते हैं, और जिसका बहुत ही सुंदर परिणाम आपको देखने को मिला है, इसका अच्छा रिजल्ट मिला है। नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए आप घोड़ी और बकरी के गोबर को सड़ाकर उसका जो तैयार करते हैं अर्क, उसका छिड़काव भी फसलों पर करते हैं। और आपने वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में बताया। वेस्ट डिकम्पोजर 200 लीटर पानी में आप 2 किलोग्राम गुड़ को 7 दिन तक मथते हैं और इसे 5 लीटर प्रति पंप के हिसाब से छिड़कते हैं फसल में और सिंचाई के माध्यम से इसे देते हैं। पत्थर का अर्क जो 25 किलोग्राम विभिन्न तरह के जो अलग अलग रंग के पत्थरों को आप 50 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के साथ 1 दिन तक आप मथते हैं, यानी इसमें वेस्ट डिकम्पोजर डालकर मथते हैं। तब इस अर्क को वेस्ट डिकम्पोजर के साथ 200 वेस्ट डिकम्पोजर डालते हैं 250 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर प्रति पंप के हिसाब से आप ये पत्थरों का अर्क छिड़कते हैं। और जो तांबे से शोधित जो मट्ठा है आपने बताया, बकरे की जो लीद है, घोड़े का गोबर है, उसके बारे में भी आपने बताया था। जो कीट पतंग नियंत्रण है और उनको फफूंद रोगों से बचाने के लिए आपने अभी बात करी है, और साथ में आप निमोली अर्क है 10 वर्ण अर्क का प्रयोग करते हैं, जो आप अभी भी बता चुके हैं। और उसे तांबे से शोधित करते हैं और उसमें मट्ठे का प्रयोग करते हैं। फसलों पर जो फफूंदों के नियंत्रण के लिए आप बाजरे के आटे और फिटकरी का भी प्रयोग करते हैं, ये आपने बताया था। जब कीटों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है तो तब आप सुभाष पालेकर द्वारा जो अनुशंसित की गई जो विधि के अनुसार अग्निशस्त्र और जो जो साथ में आप यानी अग्निशस्त्र और ब्रह्मशस्त्र बनाने की बात भी आपने कही थी। और जो निमोली अर्क हो गया, 10 पानी हो गया, खरपतवार प्रबंधन के लिए आपने डोरन या डोरा विधि से आप प्रयोग करना इसका प्रयोग करना बताया गया था, और मजदूरों के हाथ से भी इसको उखाड़ने की बात करी थी। अब आपका जो हमने एक अवलोकन किया था, तो अपने खेत में कई तरह के पारिस्थितिक परिवर्तन आपने देखे हैं। और जो जैसे आप कहते हैं कि मुझे अपने खेत में कुछ नई तरह की जो दलहनी चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार जैसे छुई हुई जंगली दालें आदि देखने को मिली हैं, जो कि रासायनिक खेतों में मुझे कभी नहीं दिखाई दी। इसके साथ ही कई तरह के मित्र कीट जैसे लाल चींटी, ट्राइकोडर्मा और के प्रकार जो ततैये हैं, लेडी बर्ग है, ये कीट भी आपने अपने फार्म पे देखे हैं जैविक खेती करने के बाद। और यह प्राकृतिक कीट नियंत्रण में हमारा सहयोग करते हैं ये सारे कीट। मेरे खेत की मिट्टी इतनी भुरभुरी है कि जैसे आप बता ही रहे थे अभी
कि मात्र 2 घंटे में हम अपने खेत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, जबकि पहले इन्हें तैयार करने के लिए 5 से 6 घंटे लग जाते थे। और आप साथ आगे ही बताते हैं जो मैंने पहले ही बता दिया है कि जो बैल बीमार था और उसको आपने वेस्ट डिकम्पोज़र की खुराक दी और वो ठीक हो गया था ये। और साथ में जो आपका विपणन व्यवस्था है, मार्केटिंग व्यवस्था है, वो अपने खेत से जो आपके जो उत्पाद होते हैं, मंडी में जो सामान्य मूल्य है, उस दर पर बेच देते हैं। और अब तो आपने जो अपनी कुल हल्दी के जो उत्पादन का 25% भाग को आप प्रोसेस कर जो स्थानीय उपभोक्ता हैं, उनको बेचना भी शुरू कर दिया है। और अच्छी गुणवत्ता के चलते आपका जो हल्दी की पाउडर जो अब जो आपने खेत बताया हल्दी का, उसका जो पाउडर है, वो उसकी जो माँग है लगातार बढ़ रही है। और आपने जो तुअर और चने का जो प्रोसेस किया, उसके प्रसंस्करण करके करके उसको बेचना शुरू किया है। अगर ये देखा जाए कि आपकी जो आर्थिकी देखी जाए, तो आपने बताया था जो वार्षिक आपका जो खर्चा है, वो लगभग 6,77,385 रुपया उस एक आकलन के अनुसार बैठ रहा था। वहीं जो आपका जो सकल उत्पादन हो रहा था, तो वो हो रहा था मतलब कोई 22,72,000 इस तरह से आकलन आ रहा था। लेकिन जो शुद्ध आय आपकी थी, वो कोई यानी 6.5 हेक्टेयर में आपकी शुद्ध आय जा रही थी 15 लाख पौने 16 लाख रुपए। तो इस तरह से आपकी कहानी थी। और आपने कहा था कि जैसे कि आप आत्मविश्वास और समर्पण के साथ जब जैविक खेती करते हैं, तो वो फलदायी होती है। और अगर अधूरे मन से करते हैं, तो तब कहाँ सफलता हमें मिल सकती है। और जैविक खेती जो नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को भी जैविक खेती करने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और कई किसान आपके खेतों को देखने के लिए आते हैं, ये प्रेरणादायक बात आपके द्वारा हो रही है। और जो आपने तकनीकी अपनाई है डिकम्पोज़र के लेकर कि पत्थर अर्क के बारे में, ये किसान आते हैं और उत्सुकता के साथ, आश्चर्य के साथ आपको पूछते हैं कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और कई किसान आपको देख कर के इन तकनीकों को भी यूज़ कर रहे हैं। और इस तरह से जो आपकी कहानी है बहुत सुंदर है। जैविक खेती कम जोखिम वाली लेकिन किफ़ायती खेती है, आपने ये भी कहा था। तो आप अन्य बातें भी आदरणीय सागर रावले जी आप जोड़ सकते हैं और अन्य जो माननीय सदस्य हैं, रावले जी से संपर्क और इस वार्ता को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। जी आदरणीय दिनेश जी, जो हमारे सागर रावले जी का जो अपन ने उनकी सफलता की कहानी जो बनाई है, उनमें हमारे जो और वैज्ञानिक भाई भी उपस्थित रहे हैं, उनका भी हम अनुभव सुनना चाहेंगे कि वो अपना अनुभव सदन को प्रस्तुत करें, ताकि सदन अवगत हो सके। आदरणीय सागर जी की जो फसल देख रहे हैं, इतना आनंदमयी फसल देख रहे हैं, तो उसका जरूर सब सदन को अवगत कराने का कष्ट करें। जी, और इस जो स्टोरी मेकिंग थी उस समय रावत जी फोन पे थे, साबले जी फोन पर थे, मेरे ख्याल से डॉक्टर भट्ट साहब भी फोन पर रहे होंगे। और आपकी आवाज नहीं आ रही है। आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी सदन में उपस्थित हों तो सादर आमंत्रित करते हैं। विनोद भट्ट जी आज नहीं है। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी को सादर आमंत्रित करता हूं। मैं सीधा अपने आदरणीय पवन सर जी को आमंत्रित करता हूं, हरिद्वार से को आए, हम सबको दिशा देने का कष्ट करें, मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय सीजीएम सर श्री पवन जी। ये सभी को नमस्कार, ओम, सुप्रभात। सभी साथियों को आज एक तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे साथ जो भी बहनें जुड़ी हैं उन सभी को भी इस अवसर पर शुभकामनाएं। उनके द्वारा जो त्याग किया जाता है, उनके द्वारा जो परिवार की निष्ठा, उनके प्रति जो भी सम्मान, वो सब करने के लिए सभी की तरफ से सभी को हम हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं, अभिनंदन भी करते हैं कि वो एक दिन तो हमारे जीवन में ऐसा आता है प्रतिवर्ष, जिसमें हमें इस रिश्ते को समझने का और इसके ऊपर विचार करने का एक अवसर रहता है। तो आज के दिन को उल्लासपूर्वक मनाने के लिए और
अपनी पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ सभी बहनों के जीवन में हम सुधार और बेहतरी लाएं, उनको आश्वासित करें कि हम जो भाई हैं वो हैं और सहयोग के लिए, सुरक्षा के लिए उपस्थित रहेंगे। ऐसा हम आज हमें स्वयं पुरुषों को भी और सभी को संकल्पित करना है। तो इसी के साथ आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं सागर रावले जी, आपका बहुत अभिनंदन है। आपकी कहानी जो हमने हमारी टीम ने डॉक्यूमेंट की है, उसकी अब उसका डिटेलिंग हो रहा है। अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में बना रखी है हमने, तो उसकी अब फाइनल करेक्शंस जो होने हैं वो सब हो रहे हैं। और आपके आपके द्वारा जो ये विशेष रूप से वेस्ट डिकम्पोजर को लेके, पत्थर को लेकर के और उसके आधार पर जो कार्य किया है, ये जितना इसमें तारीफ की जाए उतना ही कम है। तो और इससे हमें हमें भी प्रेरणा मिलती है। मैंने भी अपने हमारा जो अनुसंधान केंद्र है पतंजलि का, वहां पर भी ऐसे पत्थर अलग अलग जगह के, जब हम एक गांव में गए तो वहां से उठा करके ड्रम में डाल रखे हैं। हमारा वेस्ट डिकम्पोजर भी जब बनता है तो हम उसी का एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। तो ये सब चीजें आपसे हमने भी सीखी, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज जो हमारी योग शिक्षिका रही हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से योग कराया, बहुत बढ़िया तरीके से उनकी भी बात हमने कही। कल का दिन बड़ा हमारे लिए काफी, मेरे ख्याल से कई सारी घटनाएं हमारी कई जगह पर हुई। शायद हमारे रमेश चंद मेहरा जी, अगर कुछ इंटरेक्शन हुआ है हमारे महेंद्र जी से तो उसके बारे में बता सकते हैं। कल शाम को हमारे शैलेंद्र जी के साथ भी चर्चा हुई थी, जिसमें डॉक्टर डी शर्मा भी उपस्थित थे। तो उनके साथ भी लगभग डेढ़ डेढ़ घंटा, पौने 2 घंटा बातचीत होती रही। इसके अलावा भी कल एक नीलकंठ साबले जी ने भी एक लिंक भेज रखा था, उस पर भी मैं भी जुड़ा उसमें, हालांकि पूरा समय नहीं जुड़ पाया। और उस पर भी जैविक खेती के ऊपर शायद किसी एक संस्थान, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसकी भी एक चर्चा हुई है। तो ये कल का हम रिकैप भी आज कर सकते हैं छोटे छोटे समय के लिए। हर एक व्यक्ति जो इससे जुड़े, उससे कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ, उससे कुछ हमने नया सीखने को अगर मिला और उसकी क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं, इन सब चीजों को के ऊपर आज हम एक रिकैप करते हुए अपनी आज की अपनी वार्ता इसके बाद शुरू कर सकते हैं। तो सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, ओम। जी ओम। रमेश मेहरा नर्मदापुरम से। जी स्वागत है आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। कल आप जो डॉक्टर महेंद्र जी से हैदराबाद से एफपीओ के किसानों का आपस में जो संवाद हुआ है, जिस विषय पे हुआ है, वो चर्चा आप सदन को बताने का कष्ट करें। जी ओम। कल 12 बजे से हम लोगों का पहले हमने लिंक बना करके सारे किसानों को और एपीओ के जो प्रमुख व्यक्ति है उनको भेज दी थी। और 12 बजे, ठीक 12 बजे से हमारा जो है चर्चा शुरू हुई। सर्वप्रथम हम सब लोगों ने, जो हमारे 3 एपीओ थे वो कब से बने हैं, क्या काम कर रहे हैं, इस पे प्रत्येक एपीओ का परिचय कराया। आदरणीय मनोज जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी और आदरणीय तिवारी जी, ये 3 एपीओ जो है हमारे यहाँ जो पहले से काम कर रहे हैं 2016 से और 2019 से। इन्होंने अपनी अपनी जानकारी दी, उनकी सदस्य संख्या बताई, उनकी स्थापना बताई और वो क्या कर रहे हैं वर्तमान में। फिर हमने महेंद्र जी, डॉक्टर महेंद्र जी से जो है उन्होंने उनकी बात को सुना। बात सुन करके उन्होंने अपनी बातें बताई। 3 विकल्प उन्होंने हमारे एपीओ को दिए हैं और 3 विकल्पों पर बहुत गहराई से चर्चा हुई। कुछ चीजें ऐसी थी कि पहला विकल्प उन्होंने कहा था कि हम 50% जो है एपीओ जो है माल खरीद के यहाँ पर रखेंगे, वो साथ में वो भी रहेंगे, तो 50% हम किसानों को देंगे। इस पर
इस बार एपीओ तैयार नहीं हुए, क्योंकि यहाँ किसानों को सारी चीजें जो है वो एक साथ करनी पड़ती है। मंडी यहाँ पर है तो मंडी में 24 घंटे में पैसे मिल जाते हैं, भले ही वो जो है कम मिलते हैं, परंतु मिल जाते हैं, तो किसान वहां पर फसल बेचना पसंद करता है। तो इस बात पर तो चर्चा नहीं हुई। फिर दूसरा मॉडल ये तय हुआ कि जो हमारी एपीओ है वो ट्रेडिंग करें, वो ट्रेडिंग करेंगे तो वो खरीद कर रखेंगे। इस पर भी बहुत चर्चा हुई है, और फिर बाद में इस पर भी जो है कुछ और आगे बात करने की आवश्यकता महसूस हुई है। उन्होंने भी कहा है, हमने उनको से निवेदन किया कि आप एक बार यहाँ पर आए, यहाँ पर जो उपज हो रही है उनको देखें। वो तत्काल कुछ चीजें खरीदना चाह रहे थे, परंतु हम यहाँ पर अभी एकदम से तैयार नहीं, क्योंकि शासन ने मूंग जो है जून में निकल गई, और मूंग के जो है बिक्री हो, किसानों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार बिक्री कर दी है। अब जो कुछ बची हुई है तो शासन जो है उसको समर्थन मूल्य पर खरीद रहा है, तो लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए। तो वो बात भी अभी संभव नहीं है, पर धान के लिए कुछ तैयारी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 माह का समय है, और इसके लिए डॉक्टर साहब भी तैयार हो गए हैं, बहन जी तैयार हो गए हैं, और उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर प्रशिक्षण भी करेंगे, कुछ इनपुट्स भी लगाएंगे। इस तरह की चर्चा हुई है, और तीसरा विकल्प भी उन्होंने और दिया है। तो इस तरह से बात आगे बढ़ी है। अब एपीओ के जो लोग हैं और भी जो किसान लोग हैं वो भी जो है उसमें सहभागी बनेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और अभी और भी चीजें स्पष्ट होनी है। तो इस तरह से कल की चर्चा लगभग 1 घंटे चली, और बहुत चीजें जो है स्पष्ट हुई है, और एपीओ भी उससे लाभान्वित हो गए, और हमारे किसान भी लाभान्वित होंगे। और ये बात तो बिल्कुल तय हो गई है कि किसानों को समर्थन मूल्य से 10% ऊपर दिया ही जाना है। उसमें एपीओ का ये कहना था कि हम कम रेट पे भी खरीद सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, किसानों को तो 10% ऊपर दिया ही जाना है। तो इस तरह से चर्चा बहुत अच्छी रही है। अब आगे और क्या होता है ये हम चर्चा में देखेंगे। जी ओ धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय सीजीएम सर श्री पवन कुमार जी को, जिन्होंने डॉक्टर महेंद्र जी का नंबर दिया, उनसे संवाद हुआ, और दैनिक योगहार कार्यक्रम में वो एक चीफ गेस्ट के रूप में आए, और उन्होंने जब संवाद किया तो उससे सदन ने पाया कि आपसे हम मार्केटिंग की बात कर सकते हैं। तो इस विषय को लेकर के डॉक्टर साहब से सीजीएम सर के निर्देशानुसार अनुमति ली गई, और उन्होंने समय दिया। रमेश चंद्र मेहरा जी ने इसकी अगुवाई की। और कल जो मेहरा जी बता रहे हैं कि एफपीओ ने जो चर्चा की, हमारे एक एफपीओ में लगभग 1000 किसान प्लस जुड़े हुए हैं। ऐसे प्रकार से 3 एफपीओ की जो चर्चा हुई, लगभग 3000 किसानों की अगर फसल उत्पादन का को मार्केट मिलता है और 10% अधिक रेट पे मिलता है, घर बैठे मिल रहा है, तो इससे और बड़ी बात उपलब्धि क्या हो सकती है। ये एक उदाहरण है मात्र कल का। इसलिए और भी हमारे जो इस प्रकार के मार्केट हम कहाँ दे सकें, हम जैविक खेती कैसे कर सकें, किस प्रकार से हम किसानों की हर समस्या का समाधान, जैसा सागर रावले जी ने नए नए प्रयोग जो बताए हैं, अनुभव करके बताए हैं, आज फसल को भी बताया है कि देखिए हमारी हल्दी की फसल ये है, ऐसे हमने डीकम्पोजर से पत्थर डाल करके या विभिन्न प्रकार के जो आयाम बता रहे हैं, चाहे वो तांबे का तांबा और उसमें छाछ में डाल करके नाइट्रोजन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की विधियां किसान अपने अपने अनुभव बता रहे हैं। ये अनुभव से हमारे किसान लाभान्वित हो रहे हैं, सदन लाभान्वित हो रहा है। आगे मैं आमंत्रित करूंगा कि हमारे और भी जो सागर रावले जी से संवाद करने में जो उन्होंने पाया है, या सागर रावले जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो आपकी स्टोरी बताने में जो कुछ अगर वो कुछ छूट गया है और कुछ जुड़वाना चाहते हैं आप, तो सादर आमंत्रित है, आप उसमें जुड़वाएं। जो भी सदन में सुझाव देना चाहते हैं या सवाल करना चाहते हैं, अपना मार्गदर्शन देना चाहते हैं, तो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। जी, मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो अपने गाय ब्याने के बाद में जो खीस होता है 70-72 घंटे का, तो वो एक अपने एक दवाई और एक ग्रोथ प्रमोटर के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, और जिसे आप साल भर भी उसको स्टोर कर सकते हैं, वो खराब नहीं होता है।
तो वो एक आपको जैसा एक एकड़ के लिए 1 लीटर उसको आपको लेना है, और उसमें हो सके तो उसमें आप शहद डाल दीजिए 200-250 ग्राम। तो 1 एकड़ के लिए वो आपको स्प्रे करे तो आपकी फसल की बढ़वार बहुत बढ़िया होगी। और अगर दूसरे स्टेज में अगर जैसा आपकी फसल जैसा दाना भरने की अवस्था में है, या फल उसकी जो बड़ा साइज आपको चाहना है, उसकी चकाकी वगैरह जो चमक है वो होना है, तो आप वो खीस का प्रयोग कर सकते हैं और बहुत बढ़िया उसको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो मैं करता हूँ, और वो एक मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, तो शायद मैं पीछे बताया भूल गया, लेकिन मैं ला एक बार मैं और उसका ये कर दूँ। तो वो एक चीज बहुत बढ़िया है। और जैसा डिकम्पोजर आपके अगर जानवर है, पशु है, तो आप उनको रोज के खाने में 200 मिली से लेके 500 मिली तक वो उसके पशु की साइज या हेल्थ देखकर आप दे सकते हो। तो उसके वजह से उसका डाइजेशन जो है आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। और जो उसके गोबर में या गोमूत्र में जो दुर्गंध आती है इनडाइजेशन के वजह से, तो वो आपका दुर्गंधी बंद हो जाएगी। और पशु पे जो चिचड़े लगते हैं वो भी आपके एक तो कम हो जाएंगे या निकल जाएगी पूरी तरह से। और शाइनिंग आपके जानवर में बहुत ज्यादा आएगी आपको, ये मेरा अनुभव है। आप वो जानवर को या पशु को आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जैसा कुत्तों में वगैरह में जो खुजली की जो खुजली होती है, उसको भी आप अगर लगा के छोड़ दो 2-3 बार, अगर ऐसा उसको कर लो, तो आप वो खुजली भी आपकी नहीं के बराबर या गायब हो जाएगी। धन्यवाद। क्या बोला आपने? खीस खीस बोला तो क्या? गाय ब्याने के बाद में जो दूध होता है ना, 70 हाँ 72 घंटे में जो 4 टाइम 5 टाइम वाला जो दूध है, वो आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। अच्छा, हाँ हमारे यहाँ तेली बोलते हैं उसको, अच्छा, हाँ हाँ, जो वो अभी पीला अपने दूध हर होता है। भाषा में, हमारे मराठी में उसको हम खिरस बोलते हैं, खिरवस, हाँ खिरस। हाँ हाँ। हाँ जी। तो उसको हम कितने दिन, जैसे आज गाय ब्यानी है तो हम हाँ, कितने दिन की ओर स्टोर कर सकते हैं? उसको जो 72 घंटे में जब तक के वो जैसा दूध फटता है ना, जी जी। शुरुआत वाला, तो हाँ वो आप उसको स्टोर कर सकते हो। ठीक ठीक। तो कब तक स्टोर रख सकते हैं उसको? साल भर? साल भर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका साल से ऊपर प्रयोग? भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका सिर्फ एयर टाइट होना चाहिए, उसमें कोई मक्खी वगैरह जाके उसमें कीड़े ना हो जाए, वो सिर्फ ध्यान रखना है आपको। अच्छा, उसको जो है बंद करें कायदे से उसका। जी, और उसका कितने मात्रा में हमें लेना है उसका? आप 1 लीटर ले सकते हो। आपके जो जनरल फसल है उस पे 1 लीटर से, अगर आपकी बागवानी है तो आप उसको, वो आपकी मात्रा आपको निश्चित करनी होगी, क्योंकि वो बागवानी का अनुभव मुझे नहीं है। लेकिन मैं मेरे फसलों के लिए 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से लेता हूँ। 1 लीटर में पानी 200 लीटर? जी, वो तो आपको जितनी मात्रा आपकी, जैसा किसी की 100 गिरती है, किसी के 150 है, किसी की 50 भी है, तो वो आपको जितना भी आपकी जितनी पानी की मात्रा जाती है उसमें ऐड कर दीजिए। या जो आपकी बाकी और कोई निविष्ठा डालना है तो उसके साथ में भी आप उसको दे सकते हो। जी बहुत एक नया प्रयोग, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बताया आपने। बहुत जी बहुत जी शादीवाद जी। जी, और धन्यवाद। हमारे सदन में किसी भाई का कोई सवाल हो, सादर आमंत्रित है। हाँ, सर ये आदरणीय सागर भाई जी, ये अपने को इसमें याद करना पड़ेगा स्टोरी में। हाँ, तो और जैसे भी हमारे आदरणीय सीजीएम सर ने कहा था कि एक इससे अपन जो स्टोरी बनाते हैं उस टाइम में इस किसान के साथ अपने कौटुंबिक संबंध बन जाते हैं। वैसे भी हमारे और सागर भाई जी से कौटुंबिक संबंध बन गए। तो ये सागर भाई जी का परिवार पूरा आध्यात्मिक परिवार है। और इनका अभी दिनेश भाई ने कहा है कि साइकिल से कैसा रिश्ता है, तो इन्होंने 2200 तो 2500 किलोमीटर जो वैष्णो देवी माता की यात्रा दोनों पति पत्नी ने साइकिल से की है। तो इनका बहुत बड़ा रिश्ता साइकिल से भी है। ये जमीन में भी साइकिल चलाते हैं और चलाने में रोड पर भी साइकिल चलते हैं और तीर्थ यात्रा भी साइकिल से करते हैं। ये भी थोड़ा सा छूट गया था, मैंने ये पूरा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाई जी। हमारे आदरणीय उमाशंकर भाई जी कुछ कह रहे थे, तो हम आदरणीय उमाशंकर जी को बुलाते हैं। धन्यवाद सर जी। ओम सदन में सभी उपस्थित महानुभावों को सत नमन बंदन सत्साहेब। मैं बिहार के भोजपुर जिले के उमाशंकर प्रसाद बोल रहे हैं, कृषि ट्रेनर।
हम सर से नावले सर का जो क्रिया सुना देखा और वैज्ञानिक सर से सुना, बहुत इसे हम प्रभावित डेली हो रहे हैं और बहुत किसान भी हो रहे हैं। इसमें हम ये जानना चाह रहे थे कि गूलर के जो अर्क जो बताया था इन्होंने, तो उस अर्क को और ड्रम में कितना दिन तक रख करके और उसको या ऊपर से छिड़काव करना है या जमीन में पानी के साथ में देना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेना चाह रहे थे। और सर का जितने भी प्रोग्राम जो छाछ के साथ में तांबे का, ज्वार का आटा, फिटकरी और जितने 10 पड़नी है, निमोली, तो उस जितने भी जो अर्क हैं उसको क्या ऊपर से छिड़काव करना है या पानी के साथ नीचे ड्रॉपिंग में देना है, या तो इसके बारे में थोड़ा सा विधिवत रूप से बताने का कष्ट करें, कृपा कर। कूलर का जो है वो आप नीचे से भी दे सकते हो और स्प्रेइंग भी कर सकते हो। अभी जैसा आपके पास में कितना अवेलेबल है कूलर, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर बहुत से लोगों को एक तो मिलता नहीं है और मिला तो फिर उसको बनाने का और वो जो है थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होता है, तो लोग उसको कम मात्रा में, उसके दो तरीके हैं। एक तो आप जितना समझो, मान के चलिए कि 5 किलो आपके पास में कूलर है, तो 5 किलो आपको गुड़ लेना है और उसको थोड़ा सा क्रश करके दोनों को एक में मिला, उसमें पानी या डिकम्पोजर कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ 5 किलो गुड़ और 5 किलो गुलर। तो आप उसको दोनों को क्रश करके एक जगह जैसा उसको एयर टाइट करके रखना है आपको, लगभग 1 आधा महीना लगेगा उसमें, तो वो उसका ऑटोमेटिकली उसका पानी बन जाएगा। वो एक तरीका है। तो उसमें से आपको पर पंप के लिए आपको सिर्फ 50 से 100 ml लेना होगा फसल के हिसाब से। और जैसा ये मैं बनाता हूँ, ये डिकम्पोजर में बनाता हूँ, तो ये आपको 100 लीटर के लिए एक 10-15 किलो आपको कूलर लेना होगा। और वो जैसा 1 लीटर से लेके 2 लीटर तक के अपन स्प्रे में उसको यूज कर सकते हैं पर एकड़ के लिए। और जमीन में से देना है तो आप 4-5 लीटर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें आपको देने में। और जैसा बाकी जो निविष्ठा है, तो उसमें जैसा अभी 10 परनी है, तो उसके नीचे से देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी मुझे तो भी, और कोई जरूरत भी नहीं है अगर आप जैविक अगर ये कर रहे हो तो। और ये 10 परनी जो है वो आपके कीट नियंत्रण के लिए, वैसा उसमें कुछ जो चीजें है या जो कुछ पत्तियां है वो फंगीसाइड का भी काम करती है, तो आप उसको नीचे से अगर देना चाहो तो दे सकते हो। जैसा जिसका आका क्या बोलते हैं हम उसको रुई बोलते हैं हम मराठी में उसको, आंकड़ा, जो अपन हनुमान जी को चढ़ाते हैं या शनि महाराज को चढ़ाते हैं, जो जिसके फूल, तो वो आप वो फंगीसाइड का एक बहुत अच्छा काम करता है। तो आप उसको एक अलग से बना के, अगर आपके जड़ों में कुछ प्रॉब्लम है तो वो आप उसको फंगस के लिए आप उसका यूज कर सकते हो। वो एक जैसा एक अलग से बना के भी दे सकते हो। तो बाकी 10 परनी में वैसी आवश्यकता नहीं है नीचे से देने की, आप स्प्रे ले लो तो भी आपका काफी है। देना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाने में फिर वो आपको ज्यादा मात्रा में बनाना होगा, वो आप इजीली फिर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसा छाछ वाला है वो दोनों तरीके से काम करता है। उसके बाद में नींबूड़ी अर्क भी, वो भी दोनों तरफ से काम करता है, स्प्रे में भी काम करेगा और नीचे से भी काम करेगा। तो कुछ चीजें हैं जो आप जैसा जमीन में भी दे सकते हो, कोई ऐसी ये नहीं है, सिर्फ आपको मात्रा उसकी ज्यादा लेना होगा। जी बहुत धन्यवाद सर। जी, और हमारे किसी भाई बहन का कोई और सवाल हो, सुझाव हो? जी ओम। जी जी आदरणीय ज्योति जी। आज का जो सागर जी का उद्बोधन था और मैंने इनकी स्टोरी सुनी, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व है इनका। इन्होंने अपने छोटे छोटे प्रयासों से, जैसे एक वैज्ञानिक अनुसंधान में लगा रहता है, इसी प्रकार से अनुसंधान करके कृषि के क्षेत्र में इतना बढ़िया कार्य किया है जो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। इन्हें किसान वैज्ञानिक कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। धन्यवाद। एक प्रकार से अनुसंधान किया है इन्होंने। तो जिस प्रकार से इनकी स्टोरी रही वो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इनकी स्टोरी सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि मैं भी वहां पहुंचूं और देखूं और मैं भी खेती स्टार्ट कर दूं। स्वागत है दीदी, स्वागत है।
मेरा कहना ये था कि जिस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं सर, इसे जिला स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जाए किसी भी रूप में। मैं ये नहीं समझ सकती कि किस प्रकार से आप इसे आगे बढ़ाएंगे, और ये जानकारी किसान भाइयों तक जरूर संप्रेषित की जाए कि इस प्रकार से लाभ भी लिया जा सकता है। प्रकृति में उपस्थित पत्थर भी इस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, यह लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जी आपने अपने इस बहुत छोटे से कार्यकाल में इन्होंने इतना बड़ा कार्य कर दिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कीटनाशक के रूप में जिस प्रकार से आप जैविक चीजों का उपयोग करते हैं, जिस प्रकार से आप खाद बनाते हैं, इन सब की जानकारी के लिए अगर मैं किसी किसान भाई को से बात करवाना चाहूँ तो अगर हो सके तो नंबर जरूर संप्रेषित कर दीजिए। जी जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा किसानों की सहायता के लिए तैयार हूँ। कभी भी आप किसी को भी बोल दीजिए, मैं मेरे से जो भी बन पाए, मैं मेरी जो भी नॉलेज है मैं हर किसान को देना चाहूँगा, और वो उसका उसमें बेनिफिट ले, वो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उसका खर्चा और उसका जैविक खेती की ओर उसका लगाव बढ़ेगा। तो मैं कभी भी तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जी, नंबर मैं बहुत दे बहुत दूंगा। धन्यवाद। जी, जी अभी जी दे जी दूं नंबर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 94 जस्ट एक एक मिनट जी। 94 22 22 95 94 22 95 96 96 09। 09। जी जी, मैं एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ जहाँ जैविक खेती के कॉन्सेप्ट को लोग जल्दी स्वीकारते ही नहीं हैं, और नहीं, ये अगर हर जगह का आपसे एक प्रॉब्लम। बार वार्ता हो जाएगी। जी जी, ये हर जगह का प्रॉब्लम है ये। जी जी, तो लोगों को थोड़ा जी, नया आप सही। नया लग रहा है, या इसके तरफ जाना थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोगों के थोड़ा समझने लगते हैं, और थोड़ा थोड़ा नहीं कुछ तो थोड़ा सा शुरुआत कर रहे हैं, पूछने तो भी आ जाते हैं, देखने तो भी आ जाते हैं। ये लोगों का थोड़ा सा आजकल जो रुझान बोलेंगे वो बढ़ रहा है। तो वो जैसा आपने कहा कि साइंटिस्ट तो ऑलरेडी हर किसान उसमें साइंटिस्ट ही होता है। तो मैंने थोड़ा सा उसमें ज्यादा किया, जैसा मैंने मेरा जो साइकिल फवारनी यंत्र जैसा मशीन हमने उसका इन्वेंशन किया है, उससे हमें 2-3 अवार्ड भी मिले हैं, और लुधियाना जी जी जी, यूनिवर्सिटी में भी हमारा बहुत सम्मान खूब। किया है। उसके बाद में हमारा बेड मेकर जो होता है वो जनरली मार्केट से लोग लेके आते हैं, हमने हमारे घर पे जो ट्रैक्टर का कल्टीवेटर होता है उससे बनाया है। उसपे अरे हमने वाह। जैसे लकड़ी जो अपनी होती है, तो लकड़ी के सहाय से हमने उसको बेड मेकर बनाया है। जो मेटर था ऑलरेडी घर पर था, और जी जी। जैसा फिर हमने उसको सिर्फ 350 रुपए की लागत से उसको घर पर ही बना लिया था, जो मार्केट में 50,000 के हम्म। ऊपर था। जी, जी जी, ऐसा कुछ ना कुछ हमारे आपने। प्रयोग चलते रहते हैं, और मेरा छोटा भाई है, तो हम हमारे प्रयोग दोनों खेती ही करते हैं। हमारा टाइम में खेती करते हैं, तो वो हिसाब से हमें उसमें सोचने का और कुछ करने का उसमें इंटरेस्ट ज्यादा है, और कुछ कुछ नई हर साल कुछ नए चीजें बनाते रहते हैं या नए प्रयोग करते रहते हैं। जी 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 जी, अ, आपने इस किसान शब्द को गौरवान्वित किया है। जिस प्रकार से किसान मतलब खुद ही वो लोगों की जीविका का पालक है, जीव को लोगों को अन्न प्रदान करता है, फिर भी अपमानित महसूस करता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, लेकिन आपने इस शब्द को ही गौरवान्वित कर दिया। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बहन ज्योति जी। और आप पर भी हमें गर्व होता है कि आप किसानी की बात बड़े इत्मीनान से सुनती हैं, और किसानों के हित की अपने भाइयों के लिए चिंता करती हैं। ये आपकी महानता है, और प्रतिदिन इस योगाहार कार्यक्रम में आप जुड़ रही हैं, आपको शादिबाद। यही चिंता होना चाहिए परिवार की, क्योंकि जब हम अगर केमिकल युक्त भोजन और आहार करते हैं और ये सब्जियां खाते हैं, तो निश्चित है कि हमारे जीवन को बहुत दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए कि कैसे बचाया जी जाए, आपने अपनी चर्चा रखी। और 7:52 हो गए, आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है। मैं चाहूँगा
कि सभी भाई बहन रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं आपस में दे सकते हैं। भाई बहन को दे सकता है, बहन भाई को दे सकते हैं। तो मैं आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी तक मेरी अगर आवाज़ पहुंच रही हो जी, तो सादर आमंत्रित हैं। रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देने के लिए मैं भगवान दास कुशवाहा जी को आमंत्रित करता हूं। जी, आदरणीय सभी को मेरा ओम वंदन, अभिनंदन। आज की बहुत अच्छी क्लास रही। इसमें मैं थोड़ा अपना प्रश्न पूछ सकता हूँ, एक छोटा सा? जी 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 हाँ, वो गूलर का मैं उपयोग जो बताया बना के, तो क्या फायदा करता है? और दूसरा है मेरा एलोवेरा और मोरंगा की पत्ती की प्रोसेसिंग और उसका फायदा, ये थोड़ा जी मैं जी जी। ओम, जो गुलेर गुलेर जो है वो जैसा जो अपना अंजीर होता है उसके उसी के प्रजाति का या उसी टाइप की, जिसमें अंजीर में अपन मान के चलते हैं, या उसमें जो ताकत होती है जो आपके खून बढ़ाने में या आपको ताकत देने में आपकी सहायता करता है। तो ये गुलर गुलर भी उसी टाइप में काम करता है, जो आपके फसलों में काफी मात्रा में उसकी जो स्ट्रांगनेस है, जो ऐसा जो उसमें हेल्दीनेस उसमें लाता है। जैसा अगर आप फ्लावरिंग स्टेज के पहले अगर दे दो तो आपके मैं ये बोल सकता हूँ कि 100% आपके फूलों की जो मात्रा है वो ज्यादा आएगी, ये पक्का उसमें है। क्योंकि और बाकी भी सारी चीजें जैसा दाना भरने की अवस्था में भी वो आपका काम करेगा। तो ये चीजें उसमें हर कोई उसमें जैसा एक टॉनिक जो बोलेंगे अपन उसमें है या वो है। और दूसरी बात जो आपने बोली कि जैसा जो ओलिवेरा और सहजन की पत्ती है, वो 100 लीटर में आपको 10 किलो ओलिवेरा की पत्तियां लेना है, उसको क्रश कर लीजिए या बारीक कर लीजिए, और उसमें 4 किलो आपको सहजन की पत्ती डालना है। तो वो एक आपको 15 दिन में आपका उसमें ये तैयार हो जाएगा। जो आपको स्प्रेइंग के लिए मात्रा 1 लीटर से अंदर ही लेना है 1 एकड़ के लिए, और जमीन से देने के लिए आप 2 से 2.5 लीटर आपका उसका यूज कर सकते हो। तो उसके वजह से आप में जो है उसमें दोनों में कड़वापन है, और सॉरी एक में कड़वापन है और उसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जैसे एलोवेरा में कड़वापन भी होता है पत्तियों में, और न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। और जैसे सहजन की पत्ती है उसमें तो सभी को पता है कि पत्तियों में और उसके जो फल जो फली है उसमें भी कितनी ताकत है। तो वो आप उसको उसके वजह से जो न्यूट्रिशन वैल्यू है दोनों की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह से मात्रा भी कम लगती है और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिलता है आपको। जी ओम। जी आदरणीय, धन्यवाद। और आज रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को ओम वंदन, अभिनंदन। सभी का रक्षाबंधन मंगलमय हो और कजलियां भी मंगलमय हो। सभी को ओम। धन्यवाद। आदरणीय हमारे डॉक्टर डी शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, मैं अपनी बात रखें। सुबह का सभी को मेरा प्रणाम। और आज के इस पावन रक्षाबंधन के सुअवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और जो बहनें, खास करके ज्योति जी, रंजना जी, मैं थोड़ा थोड़ा परिचय सभी का मुझे आ रहा है। अभी तक मेरे से आप लोगों का परिचय नहीं हो पाया, कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। तो मैं जो अपने आप को मान रहा हूँ कि अब मैं भी इसी आपके परिवार का एक सदस्य बन गया हूँ। तो ये जो पावन आज अवसर है, वैसे तो कहते हैं कोई समय आज नहीं है रक्षाबंधन का, कल सुबह है या आज सुबह था, जैसे कोई टेलीविजन में बोलते हैं, कोई कुछ कहते हैं। ये ऐसा बंधन है, ऐसा रक्षाबंधन ऐसा बंधन है जो भाई बहन और सभी को आपस में जोड़ता है। और आज का भाई बहनों के लिए तो बहुत अच्छा दिन है। और जो आज की ये वार्ता, मैं बहुत हैरान हूँ और बहुत ही अनुभव फील कर रहा हूँ कि जी सागर जी ने जो दिखाया, इतनी बड़ी खेती बाड़ी, हमारा देश इसी से गौरवान्वित है कि हमारे इस देश में जो हमारे विभिन्न जियोग्राफिकल एरियाज है और इतना बड़ा देश है, तभी ये देश चल रहा है 150 करोड़ आबादी को, जो सुबह शाम भोजन दे रहा है पूरे विश्व में। अपना भोजन जो है, अनाज जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ये इसी की एक देन है कि हमारे
जो इसको जिन्होंने इस संरचना की, इस हमारे देश की, इस परमात्मा ने, तो वो हम उनके बहुत ऋणी हैं। और आज एक बार फिर से सागर जी का मैंने नंबर नोट कर लिया है। ज्योति बहन जो अभी कितनी उत्सुक है कि इस प्रक्रिया को ये अपने क्षेत्र में भी इस्तेमाल करना चाहती है। इन्होंने तो बहुत सारी प्रक्रिया का है, पत्थरों का कितने प्रकार के अर्क इन्होंने बनाए हैं, वो शायद हमारे पहाड़ों में तो संभव ना हो, क्योंकि यहाँ जड़ी बूटियां वहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है। तो ये मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी को आज के इस पावन शुभ दिन पर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। नमस्कार जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी। आपने कहा कि आपके परिवार, आपके नहीं अपने परिवार के आप सदस्य हैं, ये परिवार अपना है, आपका नहीं। धन्यवाद। आत्मीयता की बात आपने रखी। रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वहां वो भी अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। धन्यवाद मुरलीलाल जी, आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और ज्योति बहन जी ने सही पैमाने में रक्षाबंधन के लिए, भाइयों के लिए, सागर जी और सभी भाइयों के लिए जो बात रखी, वह रक्षाबंधन के पर्व पे निश्चित रूप से हमें प्रेरणादायी है। आज सागर जी ने जो प्रयोग बताए और उस संदर्भ में जो चर्चा चल रही है कि वह एक वैज्ञानिक है, निश्चित रूप से वैज्ञानिक जिस परिभाषा में बोलते हैं उसी परिभाषा में बोले। सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने जो बोली है, जिससे मेरा ध्यान बहुत ही आकर्षित हो गया, कि उन्होंने सरफेस एरिया की बात बोली कि एक बड़ा पत्थर डालने के बजाय उसके टुकड़े करके डाले जाए तो उसका सरफेस एरिया है, बाहरी एरिया है, वो बढ़ता है। बहुत कम लोगों के ध्यान में ये बात आती है। जो वैज्ञानिक तरीके से सोचता है उसको तो जल्दी समझ जाएंगी। तो बहुत निश्चित रूप से वैज्ञानिक जो बारीकी से सोचता है, उसी तरह से उन्होंने सोचा है। निश्चित रूप से मैं उनका विशेष अभिनंदन करता हूँ इस सोच के लिए। तीसरा बिंदु है कि हर आदमी वैज्ञानिक होता है। मैं विज्ञान का छोटा सा छात्र हूँ। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि हर व्यक्ति में विज्ञान है और हर व्यक्ति वैज्ञानिक तरीके से सोचता है। हमारी महिलाएं अगर सब्जी इस तरह से नहीं तो दूसरी तरह से करके देखती है, वैज्ञानिक ही है। हमारा कोई भी घर का व्यक्ति, किसान है या जो भी है, भाई इस तरीके से काम नहीं होता क्या, हम दूसरे तरीके से। जो हटके काम करने की सोच रखता है, अलग तरीके से सोचता है, वो हर व्यक्ति वैज्ञानिक है, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। और हटके यानी जो बना हुआ रास्ता है उससे छोड़ के नए नए रास्ते ढूंढने की जिसमें लकब होती है, वह तो निश्चित ही वैज्ञानिक है। ये हमारे हर एक व्यक्ति में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस के जरिए ही देश की और उसकी खुद की प्रगति होती है, यह मैं दावे के साथ बोलता हूँ। समय को ध्यान में रखते हुए अंत में एक ही इम्पोर्टेंट बात जो मुझे कहनी है कि आज बात थी कि भाई गैया आने के बाद में, मतलब उसकी जन्ने के बाद में शुरुआती के 70-72 घंटों का जो दूध होता है उसको अगर हम रखें और उसका छिड़काव करें तो वो स्टोर भी किया जा सकता है। उसी से जुड़ी बात, मैं ये जो काठियावाड़ी गैया वाले थे उनसे मेरा करीबन लगभग 10-15 साल बहुत निकट संबंध रहा। एक 10-15 साल के पहले मैं उनके बेड़े पे जाता था, वहां पे बैठता था, उनसे परिवार के जैसा मेरा रिलेशन था। तो उस समय में ये बात थी कि मैंने उनको देखा कि वहां पे बुजुर्ग भी कई थे। तो मैंने उनसे यही पूछा कि आपके इतने बुजुर्ग होते हुए भी, और करीबन 400-500 लोगों का बेड़े से मेरा संपर्क था, एक के आंख पे भी चश्मा नहीं। तो वहां के जो 2-3 बुजुर्ग जिनसे मेरी बहुत अच्छी परिचय था, उन्होंने कही हुई बात मुझे सदन के सामने रखना है। उन्होंने कहा कि हमारे काठियावाड़ी जो गैया पालते हैं उसमें चश्मा इसलिए नहीं लगता क्योंकि गैया जन्ने के बाद में शुरू के 2-3 दिनों का जो दूध होता है हमारे बच्चे और घर के सभी लोग वो पीते हैं। उनका दावा था कि वो पहले जन्ने के बाद में शुरुआती के 24 से 48 घंटे का दूध अगर बछड़े तो पिएंगे, लेकिन बछड़े के अलावा अगर हम जिस परिवार के लोग पीते हैं उनको चश्मा नहीं लगेगा। साइंटिफिकली भी हमने फिर उसको देखा था, तो उसमें विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए की मात्रा बहुत प्रचुर होती है, बहुत ज्यादा होती है।
और एलोपैथी भी कहती है और बाकी भी लोग कहते हैं कि विटामिन ए जिनके शरीर में ज्यादा होता है तो निश्चित रूप से आंख की बीमारियां होती नहीं है। यह मुझे जोड़ना था कि भी अभी हमारे हजारों लाखों किसान हैं तो यह प्रयोग जरूर कर सकते हैं कि गैया जचकी होने के बाद में जो भी दूध निकलता है तो वो जितनी मात्रा में संभव है वो अपने परिवारजनों को देवे और इस तरह से विटामिन ए अपने शरीर में जाए और चश्मा से या आंखों की बीमारियों से बचे। यही संदेश यह रक्षाबंधन की शुभ पर्व पर मुझे देना है और मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। मैं उसमें जैसा ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो खरबस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वो एक और ऐड कर लीजिए जैसा जिससे जो तबियत के लिए जो भी खाएगा उसके लिए वो बहुत जैसा बोला गया है कि माँ के बाद में गाय का दूध ही सबसे बेहतर दूध होता है। वो उसमें जैसा एक महत्व वाली चीज है। और एक जैसा मैं उसमें माफ करना बीच में बोल रहा हूँ, वो एक जो अपना जार होता है गाय ब्याने के बाद में जिसका जो डिलीवरी के बाद में जो गिरता है वो भी एक अपने दवाई के मात्रा उसमें रूप में अपन खेत में उसका यूज कर सकते हैं। उसको आप जो अपनी ऐश होती है, राख होती है लकड़ी की, उसमें आप उसको रख सकते हैं और वो कुछ दिनों के बाद में यानी कि 2 महीने के बाद में वो पूरा राख सोख लेगी और वो पूरी तरह से उसका पानी होके वो राख में आपका आ जाएगा। तो वो आप आपके स्प्रे में या जमीन में देने के लिए आप उसका यूज कर सकते हो। ये भी एक उसमें अच्छी जैसा जो गाय का है तो वो आपको उसमें गाय या भैंस का भी चलेगा तो वो एक अच्छा टॉनिक के रूप में आपको काम करेगा वो भी। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। ये बात पहले भी आई थी, जैसा हमारे सागर रावले साहब ने बताया है कि गाय का एक तो आज बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर किशोर दुबे जी ने बताई है, इसमें जोड़ा है कि ये हमारे आँख की रोशनी कैसे ठीक हो सकती है, कैसे हम जो है चश्मा नहीं लगेगा, क्योंकि गाय हम भी छोटे से ही बिल्कुल गाय के बीच में रहे हैं अपने हमारे पिताजी। ये तेज जो जिसको जो पहला जो दूध होता है वो उसको हम लोग बड़े उससे मनाते हैं, कहीं अपनी रिश्तेदारी में, समाज में, परिवार में उसको बांट के खाते हैं। उसका यही महत्व था कि ये महत्वपूर्ण दूध होता है जिसको हम आपस में बांट के और उसको बना खाते हैं, प्रयोग करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर और भी हमारे कोई भाई बहन को कोई अपनी बात रखना है, हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना है तो सादर आमंत्रित है, अनम्यूट कर लें। जी आदरणीय सहत जी वर्मा जी। प्रणाम। जी ओम। पूरे सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज सदन में सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, सभी भाइयों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। बस इतना ही मैं कहना चाहूँ। धन्यवाद। आदरणीय बने सिंह जी। प्रणाम सभी को। आज सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। जैसे कि अभी जो वो गाय का जो विषय चल रहा था उसमें डॉक्टर किशोर दुबे जी ने कहा है कि वो सभी परिवार को मिलकर बांट के वो उसका थोड़ा थोड़ा सा उपयोग करना चाहिए। वो प्रथा प्रथा आज हमारे एरिया में है। प्लास का जो पत्ता होता है उसका एक कटोरा बना करके उसको में वो जो गाय का जो पहले ब्यात का जो दूध होता है उसको आग के ऊपर तपा करके वो उसमें क्या होता है फिर उसका खोआ मावा बन जाता है। वो थोड़ा थोड़ा सा परिवार को सभी लोग आज वर्तमान में हमारे जिले में हमारे क्षेत्र में आज भी वही उपयोग करते हैं। और सभी से मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जब भी अपनी गाय ब्याती है तो पलास का अगर पत्ता मिल जाए, इसके अवेलेबल में अगर वो नहीं मिलता था बड़ के पत्ते अगर नहीं मिलते तो पीपल के पत्ते का ऐसे सभी को कटोरा बना करके उसको आग के ऊपर रख दिया जाए और आग के ऊपर रखने से तुरंत वो मावा में तब्दील हो जाता है। मावा जैसे जम जाता है, पूरा बन के पक के तैयार हो जाता है। उसका उपयोग धड़ल्ले से हमारे क्षेत्र में होता है, उससे किसी प्रकार की बीमारी का कोई सामना नहीं करना पड़ता है। ये हमारे जो आज 110 वर्ष के मेरे जो दादाजी है वो उसका पूरा एक्सपीरियंस अनुभव है और आज भी बताते हैं वो कि लंबी आयु अगर जीना है तो वो गाय की पहली बात का मावा खाओ सब लोग ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद, यही कहना चाहता था। आदरणीय बने सिंह जी, अपने दादा जो 110 वर्ष के हैं उनका जरूर अनुभव बताना, उन कभी अगर बात हो जाए, संवाद हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और उनको उनका जरूर अनुभव दिलवाना आप सदन में। जी 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 धन्यवाद। जी आदरणीय हमारी बहन राजश्री कुशवाहा जी तक अगर आवाज पहुंच रही है तो आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज
रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहें। आज के मुख्य अतिथि जी जो सागर सर हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया। आज मैं देख करके निश्चित रूप से प्रभावित तो करीब करीब सब लोग हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि इनके गांव में काफी लोग इस काम को अपनाए होंगे। अगर इनके गांव में भी काफी लोग अपनाए नहीं होंगे तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा दुखदाई विषय है कि बाहर के लोगों को देखने के बाद मन कर रहा है कि नहीं नहीं, इनकी जितनी भी क्रियाकलाप है वो बहुत अच्छा है और बहुत सफल है। इस तरह से मुझे लग रहा है कि अब मुझे आइडिया नहीं है कि कितने लोगों का गांव है और कितने लोग अपनाए हैं। मुझे थोड़ा सा जानकारी, मतलब मैं चाह रहा था कि इस पर एक शब्द बस सागर जी अगर बता देते हैं कि कितने लोग अपनाए हैं तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, और अगर नहीं अपनाए हैं तो फिर थोड़ी सी पूछने की बात है कि इतना सफलता के बाद भी लोग क्यों भाग रहे हैं। जी जी जी, ये मेरा भी मानना है। मेरा तो जिला है, लेकिन जो जो मेरी अपेक्षा है वो लोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो मैं बार बार लोगों को जैसा मुझे जैसा पागल के जैसा मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई आप जैविक खेती की तरफ आओ, जैसा मेरा देखो, आप उसको करो और आपका खर्चा कम होगा। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो जैसा, वो मेरे लिए भी खेद है और मेरे लिए भी दुख है कि भाई लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि मैं तो जैसा डिकम्पोजर 2-4 बॉटल भर के जैसा शादी वादी में जाता हूँ कहीं देहात में या मेरे रिलेटिव में, तो मैं 1 आधी 2 बॉटल कम से कम अपने साथ में ले जाता हूँ कि भाई लोगों को समझा के उसके हाथ में वो थमा दूं कि भाई ये डिकम्पोजर लो और आप भी जैविक खेती शुरू करो। वो ले तो लेता है लेकिन वो आगे उसको बढ़ाता नहीं है। मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ कि लोग इसके तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा उसका यूज करे। कि मेरा सबसे मेन उसमें का इंटेंशन है कि वो खुद का खर्चा कम करे। जो लागत आजकल जो बहुत बढ़ गई है वो उसको कम करे। लेकिन दुख है कि लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन चलिए ठीक है, जैसा अपन अपना काम करें, लोग आज नहीं कल समझेंगे, कल नहीं परसों, लेकिन अपन अपनी कोशिश जारी रखें। जैसा हमारे जो रवि मार्शेडवार जी है, वो जो मेरे मित्र है और वो भी मेरे से पहले से जैविक खेती कर रहे हैं, वो भी जैसा ऐसा लोगों को बताने का काम करते हैं। लेकिन जैसा इतने बड़े पैमाने पे लोग उसको नहीं समझ में पा रहे हैं। और अभी जैसा दीनदयाल जो उपाध्याय उनकी जो ये है, उन्होंने भी चालू किया है, उसमें भी काफी लोग उनके जो टीम है उन्होंने भी अच्छा काम करना शुरू किया है। सारे देहात में जा जाके लोगों को समझा रहे हैं, दशपर्णी बनाओ, ये बनाओ, अपना खर्चा कम करो। तो थोड़ा थोड़ा अभी लोगों के थोड़ा रुझान जो है बढ़ रहा है, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए वो अभी नहीं है। जी सागर जी, अगर आप करें आसपास के जो आपके किसान हैं उनको ये कहें कि एक एक एकड़ आप जमीन उनसे ले लें और उसमें ये कंपेयर करें कि जो केमिकल से तैयार हो रही फसलें और जो आप उनको जो ये सारी चीजें बताएंगे, अगर वो 1 एकड़ में से शुरू करते हैं, आपकी तो बहुत जमीन है उधर। यहाँ हिमाचल में तो 1 एकड़ 2 लोगों के पास है, लेकिन अगर आपकी जमीन वहाँ बहुत ज्यादा है, लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा है, तो आप तो 2-4 लोगों को साल में अगर 5 लोगों को भी प्रेरित करेंगे 1 एकड़ में करें और बाकी केमिकल करें। अगर उसको वो खर्चा पानी जो है उसका जितना भी खर्चा होता है उतना हिसाब किताब करके साल में पूरा उनका वो हिसाब टोटल एक्सपेंडिचर और इनपुट एंड अदर पे अगर कंपेयर करेंगे तो जरूर वो इसकी तरफ आकर्षित होंगे। नहीं, वही समझाते हैं सर, वही समझाते हैं लोगों को कि भाई आपकी 10 एकड़ है, छोड़िए 10 मत कीजिए, 1 एकड़ कीजिए, आधा एकड़ कीजिए। आप अपना देखिए तो कि आपको उसमें फर्क लगता है नहीं लगता है, आपका खर्चा कम होता है नहीं होता है। तो उनको हम इतना यहाँ तक के बोलते कि भाई ठीक है कि आप मानिए कि भाई आपको पूरा उसमें नहीं होगा तो नहीं जमेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मैं ठीक है ना, आप अपने शुरुआत कीजिए। आपके शुरुआत के दोस्त जो है डिकम्पोजर और निम्बोली अर्क के बनाइए। और आपके लिए दुकान तो बंद हुई नहीं है, केमिकल जो है आपके लिए तो अपने कोई शपथ तो उठाई नहीं है कि हम जैविक के अलावा रासायनिक का यूज ही नहीं करेंगे, ऐसा तो अपन ने शपथ नहीं ली है। आप शुरुआत तो कीजिए,
शुरू करने के बाद आप खुद ब खुद करेंगे कि भाई नहीं मुझे छोड़ देना है, ये जैविक केमिकल लाना ही नहीं है। अगर मेरा खर्चा बचता है तो ऑटोमेटिकली जो कुछ जुड़े हैं तो उन्होंने वैसा ही किया, स्टार्ट में नहीं नहीं करते करते आज वो भी काफी मात्रा में केमिकल उन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है, चलिए जी जो नहीं जी कर ओम। वो हरकत नहीं। जी जी ओम, जी जी मैं जी ज्योति बात कर रही हूँ, ज्योति गुप्ता शहडोल से। जी, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की सोच बदल चुकी है। जब तक आप ब्रांडिंग या लेबलिंग जैसा कुछ स्टेप फॉलो नहीं करते हैं, तब तक लोगों को भरोसा नहीं होगा। जब भी आप इसकी ब्रांडिंग करेंगे, जैसे एक बोर्ड बाहर लगा करके खुद को प्रमोट किया, आप पहले खुद को प्रमोट करिए और साथ में लोगों को उससे ये महसूस होगा कि ये तो वैज्ञानिक लेवल पर कार्य कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट दूसरों को मिलेगा। दूसरों के लिए पहले आप खुद को खुद की लेबलिंग करिए, तो उसका बेनिफिट दूसरों को मिलेगा और कहीं ना कहीं उससे प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। आप सबने मुझे परिवार के रूप में स्वीकारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहन जी, धन्यवाद। आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। जी ओम। आदरणीय इंजीनियर टोली चंद जी, आवाज पहुंच रही है? दादा टोली चंद जी, तो आप हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दे सकते हैं रक्षाबंधन की। आदरणीय कुलदीप उनियाल जी, आदरणीय माया सिसोदिया, हेलो सर, सभी को नमस्ते। तो मैं माया शशिधरन, मैं केरला से हूँ। तो आज बहुत बढ़िया आप लोगों के बीच में इतना ये सुनने के लिए मुझे मौका मिला है, तो बहुत बढ़िया बात हुई है। तो दिनेश भाई ने बोला था तो थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस बताना है। मुझे पता नहीं अभी मेरा टाइम है क्या, नहीं तो और दूसरा दिन बता देगा। जी जी आप चर्चा करिए। चूंकि समय ठीक है, लेकिन आज रक्षाबंधन है, बहनों को जरूर सुनना है। जी स्वागत है। ओके, तो सभी को रक्षाबंधन का शुभकामना है। मतलब आज हमने मनुस्मृति में लिखा हुआ देखा हुआ है। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं, क्योंकि केरला में कोई भी हिंदी में बात नहीं कर रहा है, तो मैं मेरा काम के द्वारा हिंदी बोलने के लिए सीखा है। थोड़ा दिक्कत हुआ तो मुझे थोड़ा माफ कीजिएगा। ओके, तो मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है, पितरो रक्षति कौमारे, पति रक्षति यौवने, पुत्रो रक्षति वार्धक्ये, न स्त्री स्वातंत्र्य अर्हति। तो इसमें हमारा विचार वही है, तो महिला लोगों को कभी भी स्वातंत्र्य नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मतलब घर में सबसे पहले महिला लोगों को ध्यान देना है, सबसे प्रायोरिटी, कोई काम पे सबसे पहले महिला लोगों को प्राधान्य देना है। तो आज यही दिन में मुझे विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलने के लिए मौका मिला है, बहुत बढ़िया बात है। तो मैं बिल्कुल एक घर की महिला थी, मतलब हाउस वाइफ थे। 1998 में मैंने कुटुंबश्री में जुड़ी हुई है। कुटुंबश्री आपने सुना होगा शायद, महिला लोगों का समूह है। 10 से 20 महिला लोग एक साथ मिलके हफ्ते में उनका मीटिंग कर रहा है, और महीने में भी, मतलब ऐसे करके हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वार्ड लेवल में एडीएस है और पंचायत लेवल में सीडीएस है। तो 1998 में मैं जब कुटुंबश्री में जुड़ी हुई है, तभी मैं एकदम ऑर्थोडॉक्स नायर फैमिली में थी। मेरा हस्बैंड मुझे बिल्कुल मौका नहीं दिया था घर के बाहर निकलने के लिए। यस सर। माया जी, आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे दिनेश ने बताया था कि आपका जो कुटुंबश्री का एक्सपीरियंस है हम अलग से सुनेंगे। हम आराम से आपकी बात सुनेंगे, आपको हम मुख्य अतिथि बनाएंगे आने वाले दिनों में। दिनेश आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आज आप प्लीज कुटुंबश्री के बारे में बताइएगा। उसकी अपनी कहानी है और बहुत अच्छा काम कुटुंबश्री ने किया है। मैंने खुद आकर के आपके काम को देखा है, उसके एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज बस ये चिट चैट, बस क्लोजिंग रिमार्क्स अब हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आज का समय लगभग अब समाप्त हो गया है। तो आपको मुझे पता चला।
we'll connect with you again. आपको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आपको सस्ते में नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ आपकी पूरी कुटुंब की कहानी हमने सुननी है, उससे हमने बहुत कुछ सीखना है जी। ओके ठीक सर, है, अभी कितना टाइम मिलेगा मुझे? अभी बस मतलब आप 2-3 मिनट में अपनी बात कह दीजिएगा। कुटुंबश्री की बात आप डिटेल में बताइएगा, आपको आधा घंटा पौन घंटा हम पूरा देंगे उस काम का, आज क्योंकि ये कार्यक्रम हम 8 बजे तक के आसपास, वी क्लोज दिस प्रोग्राम अराउंड 8 o'clock, 8:15, 8:30 ऐसा हम खत्म कर देते हैं। आप अपनी बात कह दीजिएगा, लेकिन कुटुंबश्री के बारे में आप डिटेल में बताइएगा जी। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो कुटुंबश्री ये गरीबी हटाने के लिए गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ये कुटुंबश्री में सबसे पहले आलपुर डिस्ट्रिक्ट में 1998 में शुरू कर दिया था। तो मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में हमारा उसी समय का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में 17 में इनॉग्रेट किया था। उसके बाद सारा केरला में पूरा डिस्ट्रिक्ट में रेप्लिकेट कर दिया। अभी देखो एक टोटल केरला में 2,75,000 ग्रुप पे 45 लाख महिला लोग जुड़ी हुई है इसमें। और उसके अलावा बुजुर्ग लोग के लिए ग्रुप है, विकलांग लोगों का ग्रुप है, किशोर अभी मतलब छोटी महिला लोगों को भी ग्रुप शुरू कर दिया है। मतलब 25 साल की पहले महिला लोग कुटुंबश्री में जुड़ी हुई, अभी वो बुजुर्ग हो गई, फिर भी उनका मेंबरशिप बेटी बेटा लोगों को देने के लिए रेडी नहीं है, बेटी को देने के लिए रेडी है। इसलिए हमने ऑक्सिलरी ग्रुप से अभी घर में और यूथ लोग महिला कितना है उनका भी ग्रुप शुरू कर दिया है। तो ये गरीबी हटाने के प्रोजेक्ट कैसे शुरू कर दिया? महिला लोगों का सेविंग का आदत बढ़ने के लिए कोशिश कर दिया कुटुंबश्री। मतलब घर में हम कंपैरेटिवली हम देखेगा तो केरला में भी 30-25 नहीं तो 35 साल की पहले कोई महिला घर के बाहर नहीं निकलती थी, घर में ऐसे बैठते थे। तो गवर्नमेंट का योजना में आए थे महिला लोगों का तबीयत थोड़ा ठीक करना है, इसके लिए उनको दिया था अंडा, दूध, ब्रेड वगैरह। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने एक सर्वे कर दिया, उस पॉपुलेशन में देखा होगा 1000 पुरुष लोग है तो 1065 महिला लोग है। तो 65 महिला लोग और उसके घर में अलग अलग मेंबर भी खा रहा है, थोड़ी लोग काम कर रहा है, तो महिला लोगों को भी थोड़ा काम देना है, इसलिए मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन वगैरह शुरू कर दिया। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने बहुत योजना इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर महिला लोगों का भागीदारी नहीं हुई थी, इसलिए गवर्नमेंट ने यही सोचा था महिला लोगों को भी अपना प्लानिंग प्रोसेस में वो भी पार्टिसिपेशन करना है। धीरे धीरे हमारा सारा ग्रुप में, मतलब ग्रुप मीन्स 10 to 20 महिला एक समूह में होगा। केरला में पंचायत का सिस्टम अलग है, मतलब अभी मैं नॉर्थ इंडिया में 15 स्टेट में गया हुआ है, तो वहां देखा है पंचायत बड़ा है, मतलब एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन कम है। केरला में वैसा नहीं, पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए हमने एक पंचायत में मिनिमम 13 वार्ड है, मैक्सिमम 23 वार्ड है। तो ये 13 वार्ड है, तो एक नंबर वार्ड में शायद 5 से 25 ग्रुप तक होगा, इतना पॉपुलेशन है।